गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में पी ब्लॉक में मैंने क्या डिस्कस किया था? पी ब्लॉक में क्या मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब मैंने आपको ये बता दिया है कि जब नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है, मतलब नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है तो उस प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये बता चुका हूं। जैसे NO2 बनता है, NO बनता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन से रिलेटेड पहले एक इंफॉर्मेशन आप नोट करो, फिर उसके बाद मैं वो जो टेबल वाला जो डिस्कशन है जो है फिर उसको मैं बताता हूं आपको। तो आप लिखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड में लिखो नाइट्रेट आयन इज एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Nitrate ion is extremely powerful oxidizing agent in acidic solution. In acidic solution. लिखो silver, copper and silver, copper and silver which are insoluble, copper and silver which are insoluble, copper and silver which are insoluble in HCl, copper and silver which are insoluble in HCl are dissolved in nitric acid, are dissolved in nitric acid, are dissolved in nitric acid. तो बेसिकली ये डिसॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ऑक्सीडाइज करके ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है,
जबकि HCl को अगर देखें तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता नहीं है, इसलिए HCl में ये डिसॉल्व नहीं हो पाते। जहां तक गोल्ड और प्लेटिनम की बात है, तो गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होते। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कराने के लिए हम यूज करते हैं एक्वा रेजिया को। एक्वा रेजिया बेसिकली HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट HNO3 होता है और 1 पार्ट HCl होता है। तो HCl और HNO3 का जो मिक्सचर है उसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर को अगर कंसीडर करें तो ये HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो तो इवन HCl में भी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आप नोट करो इसी से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन लिखो। नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स NO2. Nitric acid forms NO2. Nitric acid forms NO2 when its solution is concentrated. 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 However, with concentrated HNO3, iron, cobalt, aluminium, nickel, iron, cobalt, aluminium, nickel, chromium and boron. Chromium and boron are rendered passive due to the formation of a protective oxide layer on their surface like Fe3O4 with iron. जैसे आयरन सरफेस के ऊपर Fe3O4 आकर के डिपॉजिट हो जाता है, उसी तरीके से जो बाकी मेटल्स हैं उनके सरफेस पे भी ऑक्साइड जो है वो आके डिपॉजिट हो जाता है। तो वो ऑक्साइड लेयर जो है उसको फर्दर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब कि ये मेटल्स अगर हम इसमें कंसीडर करें आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, क्रोमियम को, एल्युमिनियम को, तो ये सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने के बावजूद भी ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिव है, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 से ये रिएक्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं रिएक्ट करते, उसके पीछे वजह क्या है कि ये मेटल जो है HNO3 से इनिशियली रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और फिर वो ऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्साइड उसी मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ऑक्साइड मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेटल डायरेक्टली HNO3 के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। तो क्योंकि मेटल HNO3 के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम ये मेटल्स कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिव क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ओवर देयर सरफेस। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ओवर देयर सरफेस। तो ये बात क्लियर हुई बेटा?
आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम, क्रोमियम, बोरॉन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करते? वजह आपको समझ में आई? ठीक है। अगर हम कॉपर और सिल्वर जैसे मेटल को कंसीडर करें जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम इनको कंसंट्रेटेड HNO3 में कंसीडर करें तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 इनको ऑक्सीडाइज करा देता है। ठीक है, अब आप नोट करो इसी में कुछ और इंफॉर्मेशन लिखो। डाइल्यूट HNO3 forms nitric oxide. Dilute HNO3 forms nitric oxide. Dilute HNO3 forms nitric oxide with a poor reducing agent. With a poor reducing agent like copper and mercury. Like copper and mercury. आगे देखो, it forms nitrous oxide. It forms nitrous oxide, N2O. It forms nitrous oxide with a good reducing agent. With a good reducing agent in hot condition. In hot condition. In hot condition. And it forms ammonium nitrate. And it forms ammonium nitrate with a good reducing agent. With a good reducing agent in cold condition. With a good reducing agent in cold condition. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर डाइल्यूट HNO3 है तो डाइल्यूट HNO3 जो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ हॉट कंडीशन में ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और कोल्ड कंडीशन में ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। अब आप ये समझ सकते हो कि वो जो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है उसी को हीट करने पे वो N2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉट कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और कोल्ड कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में ये जो रिएक्शन होती है इसी को समराइज कर रहा हूं अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के साथ। ठीक है, अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है उसी को समराइज कर रहा हूं। वैसे ये टेबल जो है आपके बुकलेट में भी गिवन है। ठीक है, ये टेबल आपके बुकलेट में भी गिवन है, बी ब्लॉक की जो बुकलेट आपको मिली हुई है उसमें भी ये गिवन है। तो आपको यहाँ पे 4 कॉलम टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम है एलिमेंट, सेकंड कॉलम है नेचर ऑफ HNO3। नेचर ऑफ HNO3 का मतलब है कि वो कंसंट्रेटेड HNO3 है या डाइल्यूट HNO3 है, कोल्ड HNO3 है या हॉट HNO3 है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ HNO3 का मतलब हो गया। कन्वर्टेड इनटू तो ये HNO3 की बात कर रहे हैं कि HNO3 किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड।
ये आपको 4 कॉलम टेबल बनानी है। एलिमेंट, नेचर ऑफ HNO3, कन्वर्टेड इनटू रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला केस, मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरा केस, मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन in electrochemical series, metals placed above hydrogen in electrochemical series। अब इसमें आप देखो, फर्स्ट मेटल कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट मेटल, इसको ए और बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट मेटल हमने कंसीडर किया है, फर्स्ट कैटेगरी मैग्नीशियम और मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मांगे महान। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज को हमने कंसीडर किया। यहाँ पे नेचर ऑफ HNO3 कंसीडर कर रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 को कंसीडर किया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल नाइट्रेट में MnO3 ट्वाइस, MnO3 ट्वाइस में कन्वर्ट होता है, MnO3 ट्वाइस। और ये रिएक्शन होती है मेटल प्लस 2HNO3। अब मेटल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, M एक बार मैग्नीशियम हो जाएगा, एक बार मैग्नीज हो जाएगा। तो M प्लस 2HNO3, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, गिव्स MnO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होती है। नंबर 2, जिंक एंड आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, जिंक एंड आयरन। अब यहां पे 3 केसेस है। नंबर 1, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड, वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड। तो इसमें बनता है वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड वाली कंडीशन में फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, कोल्ड है इस वजह से अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। अमोनियम नाइट्रेट रिएक्शन को अगर कंसीडर करें तो ये रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, 4 मेटल प्लस 10 HNO3, 4 metal plus 10 HNO3 gives 4 MnO3 twice, 4 MnO3 twice plus ammonium nitrate plus 3H2O। ये रिएक्शन होती है वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में। अब यहाँ पे M जो है, एक बार जिंक का प्लेस लोगे और एक बार आयरन, तो जिंक और आयरन दोनों के साथ यही रिएक्शन होगी। अब देखो सेकेंड केस, ठीक है, डाइल्यूट एंड हॉट, डाइल्यूट एंड हॉट, हॉट है तो N2O बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन होगी 4 मेटल प्लस 10 HNO3, 4 मेटल प्लस 10 HNO3 gives 4 MnO3 twice, 4 MnO3 twice plus N2O plus 5H2O। ये डाइल्यूट एंड हॉट कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। नंबर 3,
अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हमने लिया है तो कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में हमेशा NO2 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 के केस में प्रोडक्ट्स में वैरायटी होती है, कंसंट्रेटेड HNO3 को कंसीडर करोगे तो हमेशा NO2 में ही कन्वर्ट होगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो NO2 का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, M प्लस 4HNO3 gives MNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O। तो ये तीन केसेस पॉसिबल है जिंक और आयरन के केस में। इसमें एक चीज आप यहां पे नोट कर लेना कि ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 का केस है, इसमें आयरन जो है ना वो पैसिव होता है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आयरन पैसिव है क्योंकि आयरन के ऊपर ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि आयरन जो है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना आयरन पैसिव है। अब पैसिव क्यों है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन कट रही है क्या? ओके ठीक है। अब देखो, थर्ड कैटेगरी कंसीडर करें, थर्ड कैटेगरी में टिन है, टिन को कंसीडर कर रहे हैं। दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पे। फर्स्ट केस डाइल्यूट एंड कोल्ड, सेकेंड केस कंसंट्रेटेड। दो केसेस पॉसिबल है। अगर डाइल्यूट एंड कोल्ड है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि एक ही मेटल है तो मैं एग्जैक्ट रिएक्शन उसी मेटल के साथ लिख रहा हूं। 4 टिन प्लस 10 HNO3, 4 tin plus 10 HNO3 gives 4 SnNO3 twice, 4 SnNO3 twice plus ammonium nitrate plus 3H2O। एग्जैक्टली ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर आप देखो तो ये वाली रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 को अगर कंसीडर करें तो ये रिएक्शन है, टिन plus 4 HNO3 gives SnNO3 twice, SnNO3, ना 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 ना, ये रिएक्शन नहीं है। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट बदल रहा है, H2SNO3, H2SNO3, इसीलिए इसको अलग किया गया। H2SNO3 plus 4NO2 plus 4NO2 plus H2O, H2SNO3 plus 4NO2 plus H2O, इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को मेटास्टैनिक एसिड। मेटास्टैनिक एसिड, इस कंपाउंड को बोलते हैं मेटास्टैनिक एसिड।
तो मतलब डाइल्यूट एंड कोल्ड वाला जो केस है वो तो ये जिंक और आयरन जैसा ही है, लेकिन कंसंट्रेटेड वाला जो केस है उसमें प्रोडक्ट बदल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मेटल है लेड। लेड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस डाइल्यूट एंड सेकेंड केस कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट वाले केस में तो NO बन रहा है, और कंसंट्रेटेड वाले केस में NO2 बन रहा है। तो कंसंट्रेटेड वाला प्रोडक्ट तो फिक्स रहेगा, हमेशा NO2 ही प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन होती है 3Pb प्लस 8HNO3 डाइल्यूट वाले केस में। 3Pb प्लस 8HNO3 gives 3PbNO3 twice, 3PbNO3 twice plus 2NO plus 4H2O। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन होती है। और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होती है Pb प्लस 4HNO3। Pb plus 4HNO3 gives PbNO3 twice. PbNO3 twice. PbNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O। तो ये लेड के साथ रिएक्शन है। तो ये वो मेटल्स है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, उनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ यहाँ पे मेटल नाइट्रेट बनेगा, और ये रिएक्शन होगी मेटल प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक और आयरन को कंसीडर करें तो डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन ये है 4 metal plus 10 HNO3 gives 4 metal nitrate plus ammonium nitrate plus 3H2। और अगर डाइल्यूट एंड हॉट है तो डाइल्यूट एंड हॉट के केस में N2O बन जाएगा, मतलब यही अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब रिएक्शन क्या है, 4 metal plus 10 HNO3 gives 4 metal nitrate plus nitrous oxide plus 5H2O। और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 को कंसीडर किया तो हमेशा कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में NO2 ही बनता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल प्लस 4HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। लेकिन इसमें जो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आयरन को अगर कंसीडर करें तो आयरन जो है यहाँ पे पैसिव होगा, क्योंकि आयरन सरफेस पे आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है, Fe3O4 जो है डिपॉजिट हो जाता है। अगर टिन के साथ कंसीडर करें तो डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और कंसंट्रेटेड कंडीशन में NO2 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 14 ये डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में 14 प्लस 10 HNO3 गिव्स 4SnNO3 ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3H2। अच्छा, इसमें भी समझ लेना बेटा, अगर डाइल्यूट एंड हॉट होगा ना तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो N2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस केस। कंसंट्रेटेड कंडीशन में आप देखो 10 प्लस 4HNO3, यहाँ पे टिन का नाइट्रेट नहीं बन रहा है बल्कि टिन का एसिड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटास्टैनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लस 4NO2 प्लस H2O। और लेड के केस में आप देखो, अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट कंडीशन में NO का फॉर्मेशन हो रहा है, लेड नाइट्रेट और NO का फॉर्मेशन हो रहा है, और कंसंट्रेटेड कंडीशन में लेड नाइट्रेट और NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप सेकंड केस लिखो, मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
metals placed below hydrogen in electrochemical series. Metals placed below hydrogen in electrochemical series. बस दो ही केसेस पॉसिबल है यहाँ पे. फर्स्ट केस कॉपर एंड सिल्वर. ओवरऑल अगर सीक्वेंस को कंसीडर कर तो ये फिफ्थ केस है. कॉपर एंड सिल्वर को हमने कंसीडर किया. इसमें कॉपर एंड सिल्वर के केस में कॉपर सिल्वर एंड मर्करी. मर्करी भी आप यहाँ पे लिख लेना. कॉपर सिल्वर एंड मर्करी डाइल्यूट के वाले केस में और कंसंट्रेटेड वाले केस में आपको प्रोडक्ट देखना है. डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. तो डाइल्यूट वाले केस में NO बन जाता है और कंसंट्रेटेड वाले केस में NO2 बन जाता है. डाइल्यूट वाले केस में NO और कंसंट्रेटेड वाले केस में NO2. अब यहां पे आप देखो ये रिएक्शन होती है कॉपर और सिल्वर के साथ. 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 gives 3 CuNO3 twice. 3 CuNO3 twice plus 2 NO plus 4 H2O. इसमें अगर मरकरी को कंसीडर करें तो मरकरी जो है यहां पे वो Hg2NO3 ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है. मर्क्यूरस नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है. मरकरी यहां पे मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है. कॉपर और सिल्वर, ये कॉपर को अगर कंसीडर करें क्यूप्रिक नाइट्रेट बना रहा है. मरकरी यहां पे मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है. ये इंपॉर्टेंट है. मर्करी फॉर्म्स मर्क्यूरस नाइट्रेट. अब देखो अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है मरकरी. ठीक है. तो कॉपर के साथ ये रिएक्शन होती है. कॉपर प्लस 4 HNO3 कॉपर प्लस 4 HNO3 gives cupric nitrate plus 2 NO2 plus 2 H2O. ठीक है. अगर यहां पे मरकरी को कंसीडर करें तो मरकरी यहां पे फॉर्म करता है मर्क्यूरिक नाइट्रेट. मरकरी यहां पे मर्क्यूरिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है. ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट है और ये मर्क्यूरस नाइट्रेट. एक केस यहां पे और आप नोट कर लो मेटलॉयड्स का. मेटलॉयड्स का केस लिख लो. मेटलॉयड्स. तो इसमें हमने कंसीडर किया है एंटीमनी एंड आर्सेनिक. एंटीमनी एंड आर्सेनिक. और यहां पे हम कंसीडर करें कंसंट्रेटेड HNO3. ये मेटलॉयड्स हमेशा कंसंट्रेटेड HNO3 से ही रिएक्ट करते हैं. हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ. तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में हमेशा NO2 ही बनता है. NO2 का फॉर्मेशन होता है. ये रिएक्शन होगी एंटीमनी प्लस 5 HNO3. एंटीमनी प्लस 5 HNO3 गिव्स H3SbO4. H3SbO4. इसको एंटीमोनिक एसिड बोलते हैं. एंटीमोनिक एसिड प्लस 5 NO2 प्लस H2O.
इसको एंटीमोनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे ही आर्सेनिक के साथ भी रिएक्शन होगी। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जो डाइल्यूट HNO3 होगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। और कंसंट्रेटेड HNO3 आप कहीं भी यूज करोगे, हमेशा वो NO2 में ही कन्वर्ट होगा। आप देखो, बात आती है कि ये जो नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस को आप बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस रिएक्शन को आप कैसे पता करोगे? तो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक अलग मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये ओल्ड मेथड ऑफ बैलेंसिंग है बट इफेक्टिव है। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन क्या होगी और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है? तो देखो, अगर हमारे पास जैसे अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, अगर हम नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले आप ये नोट कर लो। नाइट्रिक एसिड अगर है और नाइट्रिक एसिड को हम हीट कर रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड को हीट करने पे फॉर्म होता है NO2, O2 एंड H2O। NO2, O2 एंड H2O। तो आप यहाँ पे देखो, हीट करने पे नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है। जो भी कंपाउंड हीट करने पे ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये एक रूल ऑफ थंब है, आप इस बात को दिमाग में रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर हीट करने पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वो हीट करने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है कंपाउंड तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड्स को अगर आप हीट करोगे तो बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और यही वजह है कि वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे Ag2O, CuO, HgO, ठीक है? लेड के जो ऑक्साइड्स हैं, ये इनको हीट करने पे क्या होता है, ये इजिली ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना कि अगर कोई कंपाउंड हीट करने पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर वो हीट करने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखो, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हाफ रिएक्शन क्या होती है, और डाइल्यूट HNO3 के साथ हाफ रिएक्शन क्या होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 को अगर हमने कंसिडर किया, तो कंसंट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट होता है NO2 में, H2O में, NO2 H2O, और इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आप यहां पे देख सकते हो टोटल 6 ऑक्सीजन है, यहां पे भी टोटल 6 ऑक्सीजन है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, यही ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन है। अगर डाइल्यूट HNO3 को कंसीडर किया जाए, डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन होती है 2NO प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन।
कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ 1 नेसेंट ऑक्सीजन और डाइल्यूट HNO3 के साथ 3 नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब ध्यान देना, जो फाइनल रिएक्शन होगी, मतलब कंप्लीट रिएक्शन जो होगी, वो नेसेंट ऑक्सीजन से या नेसेंट हाइड्रोजन के जो नेसेंट हाइड्रोजन है उससे इंडिपेंडेंट होती है। फाइनल रिएक्शन जो होगी वो नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन से इंडिपेंडेंट होती है, और इसी के बेसिस पे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप दो हाफ रिएक्शन को ऐड करके जब आप नेट रिएक्शन लिखते हो, तो आप ये बोलते हो कि नेट रिएक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से यहां पे हम बोलेंगे कि नेट रिएक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन है। अब जैसे देखो, अगर हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अगर हम मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। देखो एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, आप देखो नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन लिखी हुई है, I2 plus 10 HNO3 gives 2 HiO3 plus 10 NO2 plus 4 H2O। अब देखो क्योंकि ये NO2 बना है, इससे हमें पता चल गया कि कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज किया गया होगा। अब हमें यही रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखनी है, ये रिएक्शन कैसे आई। ठीक है, अब मैं इसी के बैलेंसिंग करके आपको दिखाता हूं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 है, इसका मतलब एक तो आपको ये हाफ रिएक्शन चाहिए, ठीक, और आपको जो नॉन मेटल कंसीडर किया जा रहा है, नॉन मेटल अपने ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं बनाना आपको, पहले उसका एनहाइड्राइड बनाना है, फिर एनहाइड्राइड से ऑक्सी एसिड बनाना है। तो देखो इस तरीके से रिएक्शन होगी। I2 है, I2 HiO3 में कन्वर्ट है। पहले हम HiO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा वो पता कर लेते हैं। HiO3 है बेटा, देखो HiO3 को आपको इस तरीके से डिकम्पोज करना है जिससे कि ये हाइड्रोजन फ्री हो जाए, ये HiO3 हाइड्रोजन फ्री हो जाए, और प्रोडक्ट साइड में इसका ऑक्साइड होना चाहिए आयोडीन का, और वो ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। जो आयोडीन का ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में होगा, उसका एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, और ये सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो वहां से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ में एक कंडीशन ये भी होती है कि वाटर जो रिमूव होगा, हाइड्रोजन जो है वो वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा, और वाटर हमेशा इंटीग्रल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, जबकि वाटर का एक मॉलिक्यूल भी आप बनाओगे तो कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन चाहिए तो इसके एक मॉलिक्यूल में तो एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 HiO3, और फिर हमने क्या किया, यहां से वाटर रिमूव कर दिया, H2O रिमूव कर दिया। बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है एलिमेंट, वो सब एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे 2 आयोडीन बचा हुआ है और 5 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो I2O5। तो I2O5 HiO3 का एनहाइड्राइड, I2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HiO3। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर H3PO4 है, हमें इसका एनहाइड्राइड पता करना है, तो पहले तो आप देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन से आप इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म कर सकते, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन से 3 वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है, तो 3H2O। अब बाकी जो कुछ भी बचा है वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 फास्फोरस और 5 ऑक्सीजन, तो P2O5। तो H3PO4 का एनहाइड्राइड है P2O5, HiO3 का एनहाइड्राइड है I2O5। ये क्लियर हुआ बेटा कि किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, कैसे पता करोगे, ये समझ में आ रहा है।
एक एसिड का एनहाइड्राइड अगर आपको पता करना है तो आप कैसे उसका एनहाइड्राइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये समझ में आ रहा है ये? खाली 2 स्टूडेंट को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया ये कैसे बना? अच्छा, अब तीसरे को भी समझ में आ गया। वेरी गुड, अब सबको समझ में आने लगा है। मतलब अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। आप जरा मुझे बताना, HPO3 है, HPO3 मेटा फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, HPO3 उसका एनहाइड्राइड क्या है? HPO3 का एनहाइड्राइड P2O5 सही है। H5IO6 इसका एनहाइड्राइड बताओ। H5IO6 का एनहाइड्राइड I2O7। अब यहाँ पे इसका एनहाइड्राइड अगर आपको पता करना है तो क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो इसलिए आपको इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल लिया, अब यहाँ पे टोटल 10 हाइड्रोजन है तो 5H2O बन जाएगा, और टोटल ऑक्सीजन 12 था। 12 ऑक्सीजन में से 5 ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो बचा क्या? I2O7। तो I2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ H5IO6। I2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ H5IO6। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्सी एसिड के एनहाइड्राइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जरा मेथड समझना। जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 को हम नॉन मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं। तो नॉन मेटल से अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो पहले तो आपको कंसंट्रेटेड HNO3 की हाफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब नॉन मेटल जो रिएक्ट कर रहा है, पहले उस नॉन मेटल को उसके एनहाइड्राइड में मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, और फिर ऑक्साइड से उसका ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो अब मैं दूसरी हाफ रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं, जो आयोडीन के साथ रिएक्शन में जो सेकेंड हाफ रिएक्शन होगी वो लिख रहा हूं। तो I2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू I2O5। इसका मतलब यहां चाहिए 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो ये जो I2O5 है, I2O5 प्लस H2O, I2O5 plus H2O gives 2HiO3। I2O5 plus H2O gives 2HiO3। ठीक है, तो ये बन गया। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर आप ऐड करो तो इनको इनको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा? I2 प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O gives 2HiO3। अब जरा देखो बेटा,
इसमें 5 नेसेंट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें 1 नेसेंट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या करोगे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि नेसेंट ऑक्सीजन का नंबर दोनों में बराबर हो जाए, नेसेंट ऑक्सीजन का नंबर दोनों में बराबर हो जाए। तो अब इसमें भी 5 नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसमें भी 5 नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो नेट रिएक्शन क्या होगी देखो, I2 प्लस 10HNO3। कैसा HNO3 है? कंसंट्रेटेड। I2 प्लस 10HNO3। अब यहां पे देखो H2O है और यहाँ पे 5H2O है, तो H2O और 5H2O, H2O कैंसिल हो जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में कोई H2O नहीं होगा और रिएक्टेंट साइड में कोई नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन दोनों साइड में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू 10NO2। यहाँ पे 5 into 2 10NO2, और देखो इधर 5H2O था और उधर H2O था, तो 4H2O, और इधर अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, गिव्स 2HiO3 प्लस 2HiO3। ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। अब आप चेक कर लो, जो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है और ये रिएक्शन दोनों सेम मिलेंगी आपको। I2 plus 10HNO3 gives 2HiO3 plus 10NO2 plus 4H2O। समझ में आ गया बेटा कैसे बैलेंसिंग करनी है? बैलेंसिंग कैसे करनी है, मेथड समझ में आया? चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप जरा ये फास्फोरस वाली जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करो, फास्फोरस वाली रिएक्शन को बैलेंस करो। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल हमेशा कंसंट्रेट हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट नहीं करते। तो एक तो ये रिएक्शन हो जाएगी, 2HNO3 gives 2NO2 plus H2O plus nascent ऑक्सीजन। एक रिएक्शन ये है। अब देखो फास्फोरस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 में। H3PO4 का एनहाइड्राइड क्या है? तो H3PO4 का एनहाइड्राइड आपको पता करना है, तो वही तरीका जो अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O रिमूव कर दो, बाकी जो कुछ भी बचा है वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि P2O5। तो अब आप देखो फास्फोरस है P4 यहाँ पे गिवन है, तो फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2P2O5, 2P2O5। तो टोटल 10 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, 10 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। और फिर क्या होगा, ये P2O5 H2O से कंबाइन करेगा, P2O5 combines with H2O, यहाँ पे 3H2O होना चाहिए, 3H2O to give H3PO4।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो 2p2O5 है और यहाँ पे p2O5 है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2p2O5 प्लस 6H2O गिव्स 4H3PO4, 4H3PO4। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके एक हाफ रिएक्शन नॉन मेटल वाली लिखनी है। तो इनको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, P4 प्लस 10 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 6H2O गिव्स 4H3PO4। अब यहाँ पे 10 नेसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करके नेट रिएक्शन लिखोगे। तो नेट रिएक्शन दोनों को ऐड करके आपको लिखनी है। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, P4 प्लस 20 HNO3 कंसंट्रेटेड, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ पे 6H2O है और इधर अगर आप देखो तो 10H2O, तो H2O कैंसिल, gets converted into 20NO2 plus 4H3PO4 plus 4H2O। ये बैलेंस रिएक्शन हो, आप इसको मैच कर लो। P4 plus 20 HNO3 gives 4H3PO4 plus 20 NO2 plus 4H2। तो ये बैलेंसिंग मेथड क्लियर हो गया बेटा। ये बैलेंसिंग मेथड समझ में आ गया आपको। पता नहीं कौन से नेटवर्क में प्रॉब्लम है, रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है। मैं मान करके चल रहा हूं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। तो आप अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो बाकी दो रिएक्शन है उनको भी आप इसी तरीके से बैलेंस करके देख लेना खुद से, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, आगे एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है ब्राउन रिंग टेस्ट को, बट ब्राउन रिंग टेस्ट से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट करो। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन गोल्ड और प्लैटिनम को लेकर के है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि जैसे ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो उसमें कॉपर और सिल्वर वो HCl से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो HNO3 से रिएक्ट कर जाता है। कॉपर और सिल्वर HNO3 से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और अगर हम गोल्ड और प्लैटिनम को कंसीडर करें तो वो न तो HCl से रिएक्ट करते हैं ना HNO3 से रिएक्ट करते हैं, बट HCl और HNO3 के मिक्सचर से रिएक्ट करते हैं, जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो, लिखो नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स like gold and platinum, noble metals like gold and platinum do not react with concentrated HNO3, do not react with concentrated HNO3, do not react with concentrated HNO3. However, these metals
dissolve readily. However, these metals dissolve readily in aqua regia. In aqua regia. However, these metals dissolve readily in aqua regia, which consists of aqua regia का composition, which consists of 3 part by mass, 3 part by mass concentrated HCl and 1 part by mass concentrated HNO3. 1 part by mass concentrated HNO3. मतलब इसके अंदर 75% HCl होता है और 25% नाइट्रिक एसिड होता है. forming their respective chlorides, forming their respective chlorides. ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन होती है. एक्वा रेजिया है 3HCl प्लस HNO3, 3HCl प्लस HNO3. ये बाई मास नहीं है, बाई मोल है. बाई मास नहीं है बेटा, बाई मोल है. ठीक है, तो 3HCl प्लस HNO3 गिव्स NOCl. यहां पे बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको टिल्डेंस रिएजेंट बोलते हैं. NOCl बनता है. NOCl प्लस 2H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है. प्लस नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है. 3HCl plus HNO3 gives NOCl plus 2H2O plus 2 नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है. अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के साथ क्या होगा, गोल्ड प्लस 3 नेसेंट क्लोरीन, gold plus 3 nascent chlorine gets converted into AuCl3. AuCl3. ठीक है, और फिर ये जो AuCl3 है, ये AuCl3 फर्दर HCl से रिएक्ट कर जाता है और HCl से रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है ये कॉम्प्लेक्स HAuCl4. इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये क्लोरोऑरिक एसिड है, क्लोरोऑरिक एसिड. तो क्लोरोऑरिक एसिड जो है ये सॉल्युबल है, तो इस वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है. तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो आप देखो यहाँ पे 3 नेसेंट क्लोरीन है और यहाँ पे 2 नेसेंट क्लोरीन है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो अब अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 2AuCl3 का फॉर्मेशन होगा. तो फिर 2AuCl3 प्लस 2HCl गिव्स 2HAuCl4. ये रिएक्शन अब जाकर के बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होगी. तो अब आप देखो, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखो यहां पे मिलेगा 9HCl, 9HCl प्लस 2HCl. ये तो 9 प्लस 2 11HCl, 11HCl प्लस 3HNO3, 11HCl प्लस 3HNO3 प्लस 2 गोल्ड. ये नेसेंट क्लोरीन तो कैंसिल हो गया. ठीक है, गिव्स 3NOCl प्लस 6H2O
प्लस 2HAuCl4, AuCl3 कैंसिल हो गया, 2HAuCl4, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होगी, पूछी जा सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो अगर गोल्ड को एक्वा रेजिया से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरोऑरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि सॉल्युबल है। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे प्लैटिनम के साथ भी रिएक्शन होती है। अगर प्लैटिनम के साथ हम रिएक्शन को कंसीडर करें तो क्या होता है, प्लैटिनम, बाकी आप बैलेंस खुद ही कर सकते हो, प्लस 4 नेसेंट क्लोरीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू PtCl4, PtCl4 का फॉर्मेशन होता है, देन PtCl4 reacts with HCl to give H2PtCl6, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि सॉल्युबल है। समझ में आ गया बेटा ये डिस्कशन? नोबल मेटल्स के साथ जो एक्वा रेजिया की रिएक्शन है ये क्लियर हो गई? नोबल मेटल्स के साथ एक्वा रेजिया वाली रिएक्शन क्लियर हो गई बेटा? अरे भाई नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बाकी देखो, नाइट्रिक एसिड क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं H2S के साथ, अगर इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव सल्फर। ठीक है, तो सल्फर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको SO2 से रिएक्ट कराएं तो ये SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके ये फेरिक सल्फेट बना देता है। ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसलिए इनके साथ भी रिएक्शन पता होनी चाहिए नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा देखो, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ब्राउन रिंग टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ब्राउन रिंग टेस्ट, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में देखो बोल रहा है कि द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स depends on the ability of ferrous ion to reduce nitrate to nitric oxide. The familiar brown ring test for nitrates depends upon the ability of ferrous ion to reduce nitrates to nitric oxide, which reacts with ferrous ion to form a brown colored complex. This test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution
to an aqueous solution containing nitrate ion. Aqueous solution मतलब dilute HNO3 को consider कर रहे हैं. And then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube. A brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid layers indicate the presence of nitrate ion in solution. ठीक है, तो एक बार इसको आप फिर से देखो. बोले the familiar brown ring test for nitrates depends on the ability of ferrous ion to reduce nitrates to nitric oxide. मतलब फेरस आयन खुद ऑक्सीडाइज होगा और वो नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है. पहली वाली जो रिएक्शन है वो यही है. तो क्या रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नाइट्रेट आयन है ये फेरस आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है. किसमें? एनओ में. एंड खुद ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन गया? फेरिक आयन प्लस 2s2. ठीक है, और फिर क्या होता है ध्यान देना. यहां पे जो फेरस आयन है, फेरस सॉल्ट जो हमने लिया वो एक्सेस में होना चाहिए. तो कुछ फेरस आयन तो ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रेट आयन को उसने रिड्यूस करके क्या बना दिया? नाइट्रिक ऑक्साइड. बट जो अनयूज्ड फेरस आयन है, वो अनयूज्ड फेरस आयन वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है. तो वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके एग्जिस्ट कर रहा है. क्या? FeH2O6 2 पॉजिटिव. अब ये समझ लेना बेटा, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये ब्लॉक वाइज जो स्टडी कर रहे हो, अगर उससे पहले न पढ़ा होता तो आप जो है ना, आप इन इंफॉर्मेशन को ढंग से नहीं समझ पाते. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर देख करके आपके दिमाग में एक फियर फैक्टर हमेशा बैठा होता है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले पढ़ चुके हो. इसलिए कॉम्प्लेक्सेस से अब आपको कॉम्प्लेक्सेस को देख करके आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता. आप कॉम्प्लेक्सेस को देख करके कंफर्टेबल हो. तो यहाँ पे जो फेरस आयन प्रेजेंट है, अनरिएक्टेड फेरस आयन है, वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके एग्जिस्ट कर रहा है. और ये कॉम्प्लेक्स फिर आगे किससे रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके अंदर आ जाएगा. तो यहां पे बन जाता है FeH2O5NO2 पॉजिटिव. FeH2O5NO2 पॉजिटिव प्लस H2O. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है. ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स. और इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से वो ब्राउन रिंग प्रोड्यूस होती. इसी के फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन रिंग प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो इन्वॉल्व है यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट में, वो रिएक्शन को डिस्कस किया गया. तो क्या है हमारे पास? एक्सेस फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन है. एक्सेस फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन है. उसके अंदर हमने नाइट्रेट आयन को ऐड किया एंड H2SO4 ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए. तो क्या होता है? बोलते हैं कि ये नाइट्रेट आयन फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर क्या होता है? जो अनरिएक्टेड फेरस आयन है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ उसके साथ कंबाइन करके इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है.
और इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से वो ब्राउन कलर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये समझ में आया बेटा? ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्लियर हो गया? ब्राउन रिंग टेस्ट क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे जब ये ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं ना लेबोरेटरी में, तो केयरफुली हमें ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है। उसमें देखो करते क्या है, ये एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा, नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन नहीं ऑब्जर्व होगा। नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में ही ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, फेरस साल्ट वहां पे प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सेस में, और उसके अंदर नाइट्रेट सॉल्ट को भी हमने ऐड कर दिया, नाइट्रेट सॉल्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, अब रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं। तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 का पूरा ड्रॉप सीधे नहीं गिरना चाहिए उसके अंदर, बल्कि रिंग अगर आपको फॉर्म करनी है तो रिंग फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के साइड से H2SO4 को अंदर एंटर कराते हैं। तो वो टेस्ट ट्यूब के साइड से फ्लो करता हुआ वो H2SO4 सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। तो वो ऐसे किनारे किनारे पे वो कांटेक्ट में आएगा। तो जहां पे वो कांटेक्ट में आएगा वहीं पे ये रिएक्शन होगी, वहीं पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, और वहां पे फेरस फेरस आयन पहले से एक्सेस में प्रेजेंट है। जैसे ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वो इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से वो पूरा साइड में जो है एक ब्राउन कलर्ड रिंग का फॉर्मेशन। अगर आप ड्रॉप को बीच में गिरा दोगे, H2SO4 ड्रॉप को बीच में गिरा दोगे, तो क्या होगा, आपको वो रिंग नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा का पूरा सोल्यूशन ही ब्राउन कलर्ड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये भी आपसे प्रैक्टिकल, जब आप आपसे अगर वाइबा होगा केमिस्ट्री का, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हम H2SO4 को वहां पे वो साइड से क्यों गिरा रहे हैं, साइड से एंटर क्यों करा रहे हैं, हम H2SO4 का ड्रॉप को सीधे अंदर क्यों नहीं गिरा रहे? तो अगर H2SO4 ड्रॉप को आप सीधे अंदर गिराओगे ना, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्राउन कलर्ड हो जाएगा, जबकि आपको सिर्फ रिंग का फॉर्मेशन करना है। बात क्लियर हुई बेटा? अब देखो आगे यूजेस गिवन है, तो बोला द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोसिव्स एंड पायरोटेक्निक्स। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी यूज होता है। तो ये यूज नहीं, बेसिकली मिसयूज बोला जाएगा। आप अक्सर सुनते हो जो है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती है वहां पे जो एक्सप्लोसिव यूज होता है, उसको एक्सप्लोसिव को बनाने के लिए जो है अमोनियम नाइट्रेट को कंसिडर किया जाता है। So the major use of nitric acid is in the manufacture of ammonium nitrate for fertilizers and other nitrates for use in explosives and pyrotechnics. It is also used for the preparation of nitroglycerine, TNG, ये भी एक्सप्लोसिव होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है, ये अभी आप जब एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ोगे, उसमें मैं आपको ग्लिसरॉल की रिएक्शन बताऊंगा। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन में ग्लिसरॉल को जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन होता है, या नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। इसको ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये भी एक बड़ा खतरनाक एक्सप्लोसिव है, TNT। तो TNT बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। उसमें क्या है, टॉलिन है, टॉलिन को जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन बन जाता है।
TNT, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन के साथ जैसे नाइट्रोबेंजीन बना लेता है, और जो दूसरे नाइट्रो डेरिवेटिव जैसे नाइट्रोएल्केन है, उनको बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग का मतलब होता है क्लीनिंग। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की क्लीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो बोले अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। जैसे आप स्टील बना रहे हो, तो स्टील बनाने के लिए कार्बन कंटेंट जो है वहां पे उसको कंट्रोल करना होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का स्टील अगर आप फॉर्म करना चाहते हो, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज जो है एक परमिसिबल रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। वो एक्स्ट्रा कार्बन को ऑक्सीडाइज करके उसके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वो इससे जो है वो स्टील से कार्बन रिमूव हो जाता है। इनफैक्ट जो दूसरे नॉन मेटल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उन नॉन मेटल्स का अमाउंट को भी कंट्रोल किया जाता है नाइट्रिक एसिड की हेल्प से। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो पिकलिंग का मतलब समझ में आया बेटा? पिकलिंग का मतलब है क्लीनिंग। पिकलिंग मींस क्लीनिंग। आप ये भी है कि जैसे स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं, स्टील यूटेंसिल्स, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनकी जो चमक है जो है ना वो फीकी हो जाती है, तो उसको जो है उसकी शाइनिंग वापस लाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। इसी तरीके से बोला, नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है इचिंग ऑफ मेटल्स। इचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब ये है कि मेटल्स के अंदर जैसे कोई अगर मेटल यूटेंसिल है, आप उसके ऊपर डिजाइन बनाना चाहते हो अलग अलग टाइप की, डेकोरेटिव जो यूटेंसिल्स होते हैं। ठीक है, तो वो डेकोरेटिव यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उसके ऊपर पहले वैक्स की लाइनिंग कर देते हैं। जिस यूटेंसिल के ऊपर डिजाइन बनानी है, वहां पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पहले वैक्स की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, वैक्स की एक लेयर चढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद वो पार्ट जहां पे आपको डिजाइन बनानी है वहां से वैक्स हटा देते हैं। वैक्स हटाने के बाद फिर उसके अंदर नाइट्रिक एसिड को फिल कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, वो मेटल को धीरे धीरे करके वो मेटल को कोरोड कर देता है, मेटल से रिएक्ट करके मेटल को वहां से कोरोड कर देता है, और फिर उसके बाद क्या है, वहां से मेटल रिमूव हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन आप बनाना चाहते थे, वो डिजाइन वहां पे फॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इचिंग ऑफ मेटल्स। तो समझ में आया इचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब? इचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब समझ में आया बेटा? एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल के अंदर इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, एक तो अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं जो फर्टिलाइजर है। बाकी अमोनियम नाइट्रेट को एज ए एक्सप्लोसिव भी यूज किया जाता है, कुछ और एक्सप्लोसिव को मिक्स करके। इसको नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको TNT बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको पिकलिंग ऑफ स्टील के लिए यूज किया जाता है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में चमक लाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि मेटल में इचिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, और एज अ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल इसको यूज करते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं। तो नाइट्रोजन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देखो, फास्फोरस को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो देखो, बोल रहे फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। Phosphorus is found in many allotropic forms, the important ones being white, red and black. तो तीन फास्फोरस मेनली हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ये तीन मेन एलोट्रॉप जो फास्फोरस के हैं वो ये हैं।
वैसे इसके अलावा भी दूसरे फास्फोरस होते हैं, जैसे हिटॉर्फ फास्फोरस भी एक फास्फोरस की वैरायटी है। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, एक बार पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की कंपैरेटिव एनालिसिस बता देता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है व्हाइट फास्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट का अपोजिट। व्हाइट फास्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। व्हाइट वैक्सी सॉलिड, व्हाइट कलर्ड वैक्सी सॉलिड है, ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, और इसकी अगर स्मेल को कंसीडर करें तो इसकी जो ओडर के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इसकी ओडर जो है वो गार्लिक जैसी होती है, विथ गार्लिक ओडर, विथ गार्लिक ओडर, आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो व्हाइट फास्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड विथ गार्लिक ओडर। इट इज पॉइजनस। ठीक है, इट इज पॉइजनस। तो इसीलिए ये इसको ये चूहों के मारने की जो दवा होती है ना, रैट किलर जो होते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं। इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर में इनसॉल्युबल है, बट कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल। इट इज पॉइजनस, insoluble in water but soluble in carbon disulfide and glows in dark। डार्क में ये ग्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। इस फिनोमेना को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, मतलब डार्क में ये केमिल्यूमिनेसेंस दिखाता है, या कई बार इसको फॉस्फोरेसेंस भी बोलते हैं। इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH। बॉइलिंग NaOH के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। बेसिकली वहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नीचे गिवन है। It dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving phosphine। तो inert atmosphere provide करने के लिए यहाँ पे CO2 को यूज करते हैं। ठीक है, तो बोल रहे it dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving phosphine। तो phosphine गैस फॉर्म होती है। बाकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। White phosphorus is less soluble। White phosphorus is less stable। White phosphorus is less stable and therefore more reactive than the other solid phases। मतलब जो बाकी जो एलोट्रॉप्स हैं उनके कंपेयर में व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस is less stable and therefore more reactive than the other solid phases under normal conditions because of angular strain in the P4 molecule। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये 3 फास्फोरस हो गए। ठीक है, एक फास्फोरस और यहाँ पे लाई करता है, ये फास्फोरस भी इन तीनों से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये भी इन तीनों से बॉन्डेड है। मतलब कुल मिलाकर के जो P4 यूनिट है, P4 यूनिट में 4 फास्फोरस है। ठीक है, P4 यूनिट को अगर कंसीडर करें तो इसके अंदर 4 फास्फोरस है और ये फास्फोरस एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा बेटा, इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। जबकि इन फास्फोरस को अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इन फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का, तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मतलब बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, बट जो एंगल ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। मतलब बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है।
और ये एंगुलर स्ट्रेन इसको अनस्टेबल बनाता है। इस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव है। तो बोला है व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल and therefore more reactive than the other solid phases. Under normal condition, because of angular strain in the P4 molecule, where the angles are only 60 degree, it readily catches fire in air. मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एयर में ये जलने लगता है। It readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10. तो इस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये बहुत अनस्टेबल है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये एयर के कांटेक्ट में आने पे जलने लगता है और बर्न करके ये P4O10 का फॉर्मेशन करता है। आगे देखो, बोला इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स एज शोन इन फिगर 7.2। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग P4 यूनिट्स एग्जिस्ट करती है। फिर ये सॉलिड कैसे बन जाता है? तो सॉलिड बनने के लिए क्या है, ये P4 यूनिट आपस में वॉन्डरवॉल फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट करती है और उसकी वजह से वो सॉलिड फेज में आ जाता है। एज सच अगर आप देखो तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है वो P4 यूनिट से कॉन्स्टिट्यूटेड। इस तरीके से बहुत सारी P4 यूनिट्स है, वो P4 यूनिट्स आपस में वॉन्डरवॉल फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट करती हैं और इसी वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, व्हाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर व्हाइट फास्फोरस को हम बहुत टाइम तक ऐसे रख दें तो जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे ये जो है मतलब ये उस कंडीशन में ये येलो कलर को एक्वायर कर लेता है। तो आप इस बात को नोट कर सकते हो, लिख लो, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट it turns yellow, it turns yellow, therefore on exposure to sunlight it turns yellow, therefore it is also called yellow phosphorus, therefore it is also called yellow phosphorus. On exposure to sunlight it turns yellow, therefore it is also called yellow phosphorus. ठीक है, बाकी अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर करें तो वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑब्जर्व होते हैं। तो इस बात को भी लिख लो, इट possess लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 317 केल्विन है। इट possess लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका 553 केल्विन है। इट possess लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरे के कंपेयर में, दूसरे जो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स है उनके कंपेयर में बात की जा रही है। तो इट possess लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बात हो गई व्हाइट फास्फोरस की। ठीक है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस का क्या डिटेल है देखो, बोला रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन। व्हाइट फास्फोरस को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो रेड फास्फोरस बनता है इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आप वहां पे CO2 जैसी गैस को यूज करोगे, नाइट्रोजन जैसी गैस को यूज करोगे in an inert atmosphere for several days. When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed. तो अब ये जो रेड फास्फोरस बना है, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर, तो फिर ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। रेड फास्फोरस possess iron gray luster,
रेड फास्फोरस आयरन ग्रे लस्टर दिखाता है, इट इज ओडरलेस। व्हाइट फास्फोरस की ओडर कैसी थी? गार्लिक ओडर, जबकि इसके बारे में बोल रहे हैं इट इज ओडरलेस, नॉन पॉइजनस। वो पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो कॉमन फीचर हो गया, दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल था। अब यही सब कंपैरेटिव स्टडी है। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव है, ये मच लेस रिएक्टिव बोल रहे हैं। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, वो डार्क में ग्लो करता है, केमिल्यूमिनेसेंस दिखाता है या नहीं दिखाता? ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, व्हाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, रेड फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई है। तो आप यहां पे लिख सकते हो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 883 केल्विन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 883 केल्विन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 883 केल्विन। ठीक है, ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा एक बात और, व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना, वो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होता है, लेकिन जो रेड फास्फोरस है ये कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल होता है। व्हाइट फास्फोरस इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, whereas red phosphorus is example of covalent solid। ठीक है, तो ये व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की बात हो गई, और फिर उसी में ब्लैक फास्फोरस को भी इन्होंने कंसीडर किया है। बोला है इट इज पॉलीमेरिक, ये रेड फास्फोरस के बारे में बोल रहे हैं, इट इज पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से व्हाइट फास्फोरस से फॉर्म होता है। जैसे व्हाइट फास्फोरस को हमने कंसीडर किया, तो व्हाइट फास्फोरस अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये एक P4 यूनिट है। इसी तरीके से इसके एडजेसेंट में और भी P4 यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, ये यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है 3 मेंबर रिंग होने की वजह से। तो एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो एंगुलर स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या होता है, ये दूसरी यूनिट से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ये इससे पहले की यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेक्स्ट यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉलीमेरिक चेन बन जाती, ये P4 यूनिट आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यूनिट्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये कोवेलेंट सॉलिड है। तो रेड फास्फोरस कोवेलेंट सॉलिड है, जबकि व्हाइट फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जो कंपैरेटिव स्टडी है व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की, उसको मैं समराइज करूंगा। और अब जो है मैं लगातार आपकी क्लासेस पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगाऊंगा, तब तक जब तक कि ग्रुप 15 फिनिश नहीं हो जाता। ग्रुप 15 फिनिश करने के बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल का डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन का डिस्कशन फिनिश हो गया, फास्फोरस में ज्यादा टाइम नहीं लगना है, 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, तो कल वाली क्लास और एक क्लास और, तो उसमें मैं इसको फिनिश करके और तब उसके बाद फिर मैं एल्कोहल का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। और इस वीक में मैंने आपको बोला है कि आपका टेस्ट होना है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड का, और नेक्स्ट वीक में आपका ग्रुप 15 पी ब्लॉक में ग्रुप 15 का टेस्ट होगा अगले वीक में। ठीक है बेटा, ओके।